Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. लास्ट टाइम हमने लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम विथ कंटिन्यूस टाइम के लिए एक थियरी देखी थी। उसके बाद हमने कन्वर्शन प्रॉपर्टीज देखी थी, क्यूमुलेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन एंड आइडेंटिटी एलिमेंट। ये प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी, यहाँ तक हमारा हुआ था। आज का नया टॉपिक है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम रिस्पॉन्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम इम्पल्स रिस्पॉन्स, या फिर ऐसा भी आप बोल सकते हो इम्पल्स रिस्पॉन्स प्रॉपर्टीज फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ओके, नाउ उसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, बट उसके अंदर से हम अभी की कंडीशन में सिर्फ 3 प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। पहली है क्यूमुलेटिव, दूसरा है कैस्केड कनेक्शन ऑफ सिस्टम, और तीसरा है पैरेलल कनेक्शन ऑफ सिस्टम। नाउ अब ये सारी चीजें हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो किसके रिगार्डिंग है? इम्पल्स रिस्पॉन्स जो भी होता है, ठीक है, आप कुछ इनपुट देते हो, उसका आउटपुट आपको मिलता है। लाइक आप इम्पल्स रिस्पॉन्स किससे आप बोल सकते हो कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम को आप क्या दे रहे हो कि आप इम्पल्स इनपुट दे रहे हो और आपको इम्पल्स उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो पर्टिकुलरली जो भी आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में कैसे आपको मिलेगा? ठीक है, कि आप लीनियर टाइम सिस्टम को क्या दे रहे हो? एक इम्पल्स इनपुट दे रहे हो। पता चला? जैसे कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, पर्टिकुलरली कोई आप इनपुट देते हो कोई एक सिस्टम को और कोई आपका आउटपुट मिलता है। ओके, उसको आप ओपन लूप सिस्टम बोलते हो। क्लोज लूप सिस्टम में आपका क्या होता है? एक फीडबैक सिस्टम होता है। तो कंसिडर कर लो कि आपका ओपन लूप सिस्टम है। ओके, तो उसके अंदर आपका क्या होगा? कुछ आप पर्टिकुलरली इनपुट दे रहे हो। कौन सा इनपुट होगा वो? इम्पल्स इनपुट। ओके, इम्पल्स सिग्नल होता है ना, यूनिट सिग्नल, यूनिट रैम्प सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल, वैसे एक इम्पल्स सिग्नल होता है। तो एक इम्पल्स सिग्नल आप किसको दे रहे हो? एक सिस्टम को। कौन सी सिस्टम? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, एलटीआई सिस्टम। और आपको क्या मिल रहा है? इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, तो उसके अंदर डिफरेंट जो भी प्रॉपर्टीज आपको देखने के लिए मिलती है, ओके, वो प्रॉपर्टी आप आज समझोगे, ओके, इस थियरी के अकॉर्डिंग। अब क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी हम पहले देख रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है? ओके, कि कन्वोल्यूशन जो भी होगा, ओके, वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होगी। ध्यान से समझना, कन्वोल्यूशन जो भी होगा वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होगी। कन्वोल्यूशन क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। ओके, इतना याद रख लो कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन लाइक 1 into 2 इज इक्वल टू 2 into 1। हम प्रीवियस लेक्चर में ऐसा कुछ हमने सिंप्लिसिटी के लिए बोला था, 1 into 2 इज इक्वल टू 2 into 1। ओके, ऐसा कुछ क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी बोलता है। तो वो इनडायरेक्टली आपका ये पर्टिकुलरली इम्पल्स रिस्पॉन्स एलटीआई सिस्टम में कैसे आपका फिट बैठता है वो हम देखेंगे। तो पर्टिकुलरली हमारे पास ये था y of t is equal to minus infinity to plus of infinity x of tau h of t minus tau d tau। अब ये कहाँ से आया? ये आया हमारा कन्वोल्यूशन जो भी थियरी था उसके अंदर से। दिखाता हूँ, रुको। ये हमने पढ़ा था ना, इम्पल्स रिस्पॉन्स कैरेक्टराइजेशन एंड कन्वर्शन इंटीग्रल फॉर कंटिन्यूस टाइम इन लीनियर टाइम इंटीग्रल सिस्टम। ओके, वहां से हमने लिया है ये वाला। ओके, सॉरी, एक मिनट, ये वाला। ओके, y of t is equal to minus of infinity to plus of infinity x of tau h of t minus tau d tau। ओके, उसको क्या बोला जाता है? कन्वोल्यूशन इंटीग्रल बोला जाता है। ओके, अब कन्वोल्यूशन इंटीग्रल इसके अंदर हम क्यों लिख रहे हैं? ओके, क्यों हम यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये बताया गया है थियरी के अंदर कि दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट कन्वोल्यूशन इज अ क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। जो कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी है वही का वही क्या है? क्यूमुलेटिव का प्रॉपर्टी है। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि कन्वोल्यूशन की पूरी थियरी नहीं पढ़ रहे या पूरी थियरी नहीं लिख रहे, जो
लास्ट में उसका इक्वेशन है y ऑफ t का आउटपुट का, ओके, वो हम कंसिडर कर रहे हैं। अब बात आती है, एक मिनट, ओके, बात आती है कि यहाँ पे x टाउ है और h ऑफ t माइनस टाउ है, d टाउ है। अब उसके अंदर से जो ये पर्टिकुलरली t माइनस टाउ लिया है उसको हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, कोई वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं m। तो अगर हमें क्या करना होता है कि अगर हम इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी एज्यूम करते हैं तो हमें ये वाला जो भी डिफरेंशियल वाला टर्म है वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि d बाई डी टाउ, ओके, d बाई डी टाउ करोगे, ओके, तो d बाई डी टी बाई डी टाउ यहाँ पे होगा तो वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि t क्या है, एक कांस्टेंट मिल गया उसको, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, माइनस ऑफ टाउ है और यहाँ पे डीएम है, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं कहीं दिखाता हूँ, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे मेरे को इनडायरेक्टली ये जो भी फॉर्म है t माइनस टाउ इज इक्वल टू एम, तो उसके ऊपर से डिफरेंशियल करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा डी टाउ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीएम। एक्चुअली क्या होगा कि माइनस ऑफ डी टाउ इज इक्वल टू डीएम मिलेगा, लेकिन माइनस को यहाँ पे हमने लिखा है, ओके। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे डी टाउ प्लस कंडीशन है, हमें डी टाउ का वैल्यू यहाँ पे रखना है, इसीलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो उसके बाद when t is equal to infinity, so m is equal to minus of infinity, okay। If t is equal tau is equal to infinity, so at that time m is equal to infinity। Similarly आप क्या लिख सकते हो, अगर tau is equal to minus of, यहाँ पे m हमें d tau is equal to minus of dm हमें मिल रहा है, ओके, तो उसके ऊपर से हमने tau is equal to infinity, m is equal to minus of infinity लिखा। तो इनडायरेक्टली ये भी आप लिख सकते हो कि tau is equal to minus of infinity and m is equal to infinity, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो जो भी हमें वैल्यूज मिली वो हमने क्या लिखा, y ऑफ t के इक्वेशन में लिख दिया। कैसे, यहाँ पे टाउ है, टाउ को हमने क्या लिया था, टाउ को हमने कुछ लिया नहीं था, लेकिन t माइनस टाउ इज इक्वल टू m हमारे पास है। अगर मैं टाउ को प्रोडक्ट टर्म बनाता हूँ तो इनडायरेक्टली क्या मिलेगा, t माइनस m हमें यहाँ से मिल जाएगा अगर इस इक्वेशन के अंदर से बनाऊँ तो मैंने क्या किया, t माइनस m लिख दिया, ओके। और यहाँ पे t माइनस टाउ तो है ही, तो t माइनस टाउ क्या है, m है, तो हमने m लिख दिया, ठीक है। और डी टाउ इज इक्वल टू क्या था, माइनस ऑफ dm था, तो dm यहाँ पे रहा और माइनस यहाँ भी लिख दिया, ठीक है। अब आगे की थियरी देखते हैं। क्या वो, ओके। अब माइनस साइन को हटाने के लिए जो भी इंटीग्रेशन था, ओके, वो हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू प्लस ऑफ इन्फिनिटी कर दिया। पहले क्या था, यहाँ पे प्लस ऑफ इन्फिनिटी टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी था, इसलिए, ठीक है। तो उसके बाद देखो कि एक्स ऑफ टी माइनस एम एच ऑफ एम इज इक्वल इंटू डी एम, ओके, वो हमारे पास मिल गया। वो इनडायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, एच ऑफ एम इंटू एक्स ऑफ टी माइनस एम लिख सकते हो, ओके। सिर्फ पोजीशन चेंज किए, मल्टीप्लिकेशन में टर्म है तो आप आगे लिखो या पीछे लिखो उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे m जो भी है वो इनडायरेक्टली एक वेरिएबल है, उसको आप टाउ भी लिख सकते हो बिकॉज टाउ इज ऑल्सो वन वेरिएबल, ओके। तो h ऑफ टाउ इंटू एक्स ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, ओके, वो क्यों लिखा थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, ओके। अब ये इनडायरेक्टली बहुत पहले हमने देख रखा है, ओके। ये इनडायरेक्टली क्या था, एक्स ऑफ टाउ इंटू कुछ एच ऑफ टी माइनस टाउ ऐसा करके कुछ था, ओके, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा, थियरी देखी थी ना, ओके, कंटिन्यूस टाइम लीनियर टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम के अंदर, तो वही का वही है और वो कन्वोल्यूशन का इंटीग्रल का इक्वेशन था, तो वही का वही सिमिलर फॉर्म के अंदर है, तो आप क्या लिख सकते हो, उसकी जगह एच ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी लिख सकते हो, ओके। तो वाई ऑफ टी इनडायरेक्टली क्या मिल गया, एच ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी मिल गया,
ओके। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एच ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन में है ना भाई। ओके, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, आप क्या करो 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1 करो, दोनों सेम ही है। ओके, क्योंकि इनडायरेक्टली वो मल्टीप्लीकेशन के अंदर फॉर्म के अंदर ही हो रहा है। ओके, तो ये तो हो गया किसके लिए, पर्टिकुलरली ये वाला टर्म हो गया कंटिन्यूस टाइम के लिए। डिस्क्रीट टाइम के लिए अगर आप थ्योरी प्रूव करना चाहते हो, ओके, तो आप सेम यहीं के यहीं स्टेप आप क्या करो, ओके, एक्स ऑफ एन के फॉर्म में करो तो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एक्स ऑफ एन इंटू एच ऑफ एन इज इक्वल टू एच ऑफ एन इंटू एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू वाई ऑफ एन। वाई ऑफ एन आपका क्या है, आपका आउटपुट है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली क्या शो करवा रही है कि ये कन्वोल्यूशन जो भी है, ओके, वो इनडायरेक्टली क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है, वो प्रूव हो गया। ओके, जो हमारा एलटीए सिस्टम के लिए भी यहाँ पे आपका आता है। ओके, देख सकते हो यहाँ पे h of t into h of t, x of t into h of t is equal to h of t into x of t। ओके, वो यहाँ पे आपका प्रूव हो गया। अब बात करते हैं कैस्केड कनेक्शन ऑफ सिस्टम की, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। ओके, यहाँ पे x of t इनपुट है, y of t आउटपुट है, h of 1t एंड h of 2t वो आपके दो सिस्टम है। ओके, और y1 of t क्या है कि इतने पोर्शन का आउटपुट है। अब मेरे को क्या लिखना है, रिजल्टेंट y ऑफ t का इक्वेशन लिखना है। तो y ऑफ t इनडायरेक्टली क्या मिलेगा, y ऑफ t इज इक्वल टू y1 ऑफ t इंटू h ऑफ t। ओके, देखो इतने सिस्टम का आउटपुट क्या था, ये है। अब y1 ऑफ t इंटू h ऑफ t लिखोगे, ओके, मल्टीप्लीकेशन में, तो मेरे को क्या मिलेगा, y ऑफ t मिलेगा। ओके, जो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो प्रीवियसली थी वही का वही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो इस फॉर्म के अंदर से ये फॉर्म हमने लिखा था, तो इनडायरेक्टली ये फॉर्म के अंदर से ये फॉर्म तो मैं लिख सकता हूँ ना इंटीग्रल फॉर्म में। मैंने इंटीग्रल फॉर्म में इसको लिख दिया माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी y1 ऑफ टाउ इंटू एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। अब आउटपुट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, ओके, ये तो क्या हो गया, ये पूरा को पूरा हमें इक्वेशन तो मिल गया, लेकिन इसका भी इनडायरेक्टली आप इक्वेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ना, क्योंकि y1 ऑफ टी इनडायरेक्टली क्या है, x ऑफ टी इंटू h1 ऑफ टी का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ना। तो मैंने क्या लिख दिया, y1 of tau is equal to x of tau into h1 of tau। ओके, और इस फॉर्म के अंदर से ये फॉर्म में लिख सकता हूँ माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी एक्स ऑफ एम इंटू h1 टाउ माइनस एम डी एम। अब किसी किसी को लग रहा होगा कि यहाँ पे एम क्यू लिखा, ओके, एम एक रैंडम वेरिएबल है, आप एम की जगह जेड लिखना चाहते हो तो जेड लिखो, क्यू लिखना चाहते हो तो क्यू लिखो। ओके, डिपेंडिंग अपॉन यू। ओके, बट थियरी लिखने के टाइम जो वेरिएबल कंसिडर करो तो लो लास्ट तक वो ही यूज करना, वो चेंज मत करते रहना। एम लिखो तो एम ही रखो, एन लिखो तो एन ही लिखो। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। अब बात होती है कि यहाँ पे ये वाला इक्वेशन क्या है, y1 ऑफ टाउ के लिए। ओके, लेकिन y ऑफ t हमारा एक्चुअल आउटपुट है ना, y1 ऑफ टाउ हमारा एक्चुअल आउटपुट नहीं है। तो ये जो भी हमें वैल्यू मिला वो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। ओके, तो मैंने इनडायरेक्टली क्या किया कि रिप्लेस कर दिया। ओके, हियर सेपरेट वेरिएबल टाउ एंड एम आर यूज। टाउ किसके लिए, इसके लिए पर्टिकुलरली, और एम किसके लिए, इसके लिए। ओके, यहाँ तक जितना भी आउटपुट है उसके लिए हमने एम वेरिएबल यूज किया, उसके बाद इसके इक्वेशन के लिए टाउ वेरिएबल यूज किया। ओके, दोनों वेरिएबल ही है, समझो आप। तो एक्स ऑफ एम h1 टाउ माइनस एम इंटू h2 t माइनस टाउ dm ने डी टाउ। ओके, वो मैं लिख सकता हूँ, और दोनों का क्या है कि दोनों का इंटीग्रेशन भी सेम है। देख रहे हो। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक और एजम्पशन लिया। ओके, टाउ माइनस एम इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, एन लिया। ओके,
क्या होगा, एक्सएम का इनडायरेक्टली एक्सएम ही मैं लिखूंगा, दोनों इंटीग्रेशन तो सेम ही है। ओके, h1 टाउ माइनस m है, तो उसको मैंने क्या लिया, कांस्टेंट एक m ले लिया। ओके, तो मेरा यहाँ पे n मेरे को मिल गया। h2 क्या है यहाँ पे, h2 इन ब्रैकेट t माइनस टाउ कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर मैं टाउ को प्रोडक्ट टर्म बनाता हूँ, क्या मिलेगा, n प्लस m मिलेगा। ध्यान से समझना, अगर मैं इसको प्रोडक्ट टर्म बनाता हूँ इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ, तो n प्लस m यहाँ पे चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो हमारा क्या मिलेगा, n प्लस m हमको मिल गया। ओके, तो यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ टाउ, तो माइनस ऑफ टाउ लिखूंगा तो माइनस n माइनस m मिलेगा, तो माइनस m माइनस n यहाँ पे मेरे को मिल गया। ओके, और जो भी डिफरेंशियल टर्म्स हैं dm एंड डी टाउ है, वो dm एंड dn के फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा। okay? वो इजी है। अब मैंने क्या किया, इतने पोर्शन एंड इतने पोर्शन को डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेशन दे दिया, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, दोनों की इंटीग्रेशन अगर आप देना चाहते हो, ओके, तो उस हिसाब से दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वो समझो, कि जितने भी n वाले वेरिएबल है ना, ओके, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ओके, उनको एक इंटीग्रल फॉर्म के अंदर हमने क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ओके, तो ये इसके अंदर फॉर्म हो गया इक्वेशन। अब integration in square bracket indicates the convolution of h1t and h2t evaluated at t minus m, that is, ध्यान से समझना कि जो भी क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे दिया गया है, कि ये वाला क्लोज ब्रैकेट है, ओके, वो इनडायरेक्टली h1 of t and h2 of t का कन्वोल्यूशन इंटीग्रल है। यानी वो ये बोल रहे हैं कि इतने पोर्शन का अगर आप इंटीग्रल कन्वर्शन इंटीग्रल इक्वेशन अगर आप निकालते हो ना, तो वो क्या मिलेगा, कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, h1 of n into h2 of t minus m minus n dn। ओके, ये वाला इंटीग्रल किसका है, इसका है, h1 of t and h2 of t का। ओके, तो इसको मैं इनडायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, ये पूरे को पूरे इंटीग्रेशन को, ओके, h of t माइनस m लिख सकता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी हमारा इक्वेशन था, ओके, वो इस फॉर्म के अंदर कन्वर्जन हो गया। तो हमें क्या मिला फाइनल इक्वेशन, y of t is equal to minus of infinity to plus of infinity xm into h of t minus m dm। ओके, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x of t into h of t। ओके, y of t is equal to x of t into h of t हमें मिल गया। ओके, ये एक सिंपल फॉर्म में, जनरलाइज फॉर्म में हमें ये इक्वेशन मिला है। ओके, अब जो भी कैस्केड कनेक्शन है, ओके, वो इनडायरेक्टली इस फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि दो if we read this, if the two systems are connected in cascade, the overall impulse response is equal to convolution of two impulse response। ओके, क्या है कि अगर आप ये वाला सिस्टम फॉर्म करते हो, कैस्केड कनेक्शन ऑफ टू सिस्टम, ओके, h1 of t and h2 of t, अगर वो फॉर्म करते हो, तो इनडायरेक्टली हमें क्या मिलता है कि जो भी कन्वोल्यूशन के दो इम्पल्स रिस्पॉन्स जो भी है, ओके, ओवरऑल इम्पल्स रिस्पॉन्स जो भी होगा, ओके, किसका, दो इम्पल्स रिस्पॉन्सेस का कन्वोल्यूशन ऑफ टू इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, वो इनडायरेक्टली क्या मिलेगा, जो हम कैस्केड कनेक्शन जो दो सिस्टम के निकाल रहे हैं वही का वही मिलेगा, सेम मिलेगा यार। ओके, we know that y1 of t is equal to x of t into h1 of t and y of t is equal to y1 of t and h2 of t, जो हमें पता है इनडायरेक्टली। ओके, putting y1 of t into above equation, यानी सिंपल समझो, ये जो भी है, ओके, वो किसके लिए है, कन्वोल्यूशन टू इम्पल्स रिस्पॉन्सेस के लिए। ओके, उसके ऊपर से हमें क्या मिला, x of t इनपुट मिला, y of t आउटपुट मिला। ओके, उसके ऊपर से y1 of t अगर हम निकालते हैं जो हमारा मेन सिस्टम है, तो x of t into h1 of t
था, ठीक है, और जो भी y1 ऑफ टी था वो h ऑफ 2 को दिया, तो मैं हमें क्या मिला, y ऑफ टी मिला, जो फाइनल आउटपुट है। अब जो भी मेरे को y1 ऑफ टी का इक्वेशन मिला था ये वाला, ओके, वो मैंने इनडायरेक्टली कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, ओके। तो इक्वेशन किसके अंदर फॉर्म हो गया, इसके अंदर फॉर्म हो गया, ओके। अब जो फिगर है उसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं कि y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी, ओके। और एच ऑफ टी मेरे को क्या मिलेगा, एक्स ऑफ टी इंटू एच वन ऑफ टी इंटू एच टू ऑफ टी, ओके। यहाँ पे हो क्या रहा है वो समझ लो कि इनडायरेक्टली ये सारी चीजें करने का मतलब क्यों है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली जो हम कैस्केड कनेक्शन वाला सिस्टम समझ रहे थे, ओके, वो ये हमें मिला, देख सकते हो, y ऑफ टी इज इक्वल टू ये मिला था, और जो भी ये मिला था एक इक्वेशन, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे, ओके। तो वही जो प्रीवियसली पूरा का पूरा हमें जो सॉल्यूशन मिला ना, उसके ऊपर से हमें y ऑफ टी ये मिला, ओके। और फिगर्स के ऊपर से आप ये लिख सकते हो, ओके। दोनों ही इक्वेशन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है क्लोज ब्रैकेट का, ओके। अब क्लोज ब्रैकेट के ऊपर से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो भी ये वाला जो भी हम निकाले, ओके, जो भी हमने किया, तो उससे हमें एसोसिएटिव जो भी प्रॉपर्टी है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। एसोसिएटिव यानी ये, अब किसी किसी को लग रहा होगा कि एसोसिएटिव कहाँ से आ गया, तो ये यहाँ से आ गया, ओके। ये एक्स ऑफ टी इंटू एच वन ऑफ टी इज इक्वल टू एच टू ऑफ टी, ओके, इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इंटू एच वन ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी। दोनों के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है क्लोज ब्रैकेट का, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि हाँ, ये कैस्केड कनेक्शन से आप क्या थियरी प्रूव कर सकते हो कि आप इनडायरेक्टली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हो, ओके। और we know that a convolution is cumulative, okay. So hence the equation we can write y of t is equal to x of t into h2 of t into h1 of t, okay. So here the order of h1 of t and h2 of t is interchange, ध्यान से समझना, ओके। अब गलती मत करना कि अगर हम क्या करें कि जो दोनों सिस्टम हमने लिए h1 ऑफ t एंड h2 ऑफ t का, ओके, तो उस कंडीशन में हमारा जो भी इक्वेशन फॉर्म होगा वो क्या होगा, जो हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा ना, ओके, वो इनडायरेक्टली यही मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, x ऑफ t इंटू एच टू ऑफ टी इंटू एच वन ऑफ टी इज इक्वल टू x ऑफ t इंटू क्या होगा यहाँ पे h2 ऑफ t इंटू h1 ऑफ t, ओके। वो जब क्या करो कि अगर आप दोनों सिस्टम का इंटरचेंज करो तो भी आपका इक्वेशन के अंदर इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वहीं का वहीं सेम इक्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर इफ यू वांट टू राइट और derive the equation for discrete time, so in the last equation you will get this equation x of n into h1 of n into h2 of n is equal to x of n into h1 of n into h2 of n, okay। ये discrete time convolution का एसोसिएटिव रूल यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप दिखा सकते हो, ओके। इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ओके, काफी ज्यादा इजी है। अगर आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करो तो आपको काफी ज्यादा इजीली आपको ये थ्योरी आप डिराइव कर सकते हो, ओके। आपको इतना ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप याद रखो, ओके, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आफ्टर देन पैरेलल कनेक्शन, ओके, पैरेलल कनेक्शन अगर आप करते हो, सॉरी, पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या है, ये वाला फिगर है, ओके। मैंने फिगर रखना भूल गया था, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना कंसिडर कर लो कि अगर कंटिन्यूस टाइम के लिए फिगर होगा तो यहाँ पे n की जगह सिर्फ t आएगा, x ऑफ t, h2 ऑफ t, h1 ऑफ t, ये समिंग ब्लॉक और y ऑफ t, ओके। क्या मिलेगा हमको,
ये फिगर के ऊपर से अगर आप y ऑफ n का इक्वेशन लिखना चाहते हो तो क्या मिलेगा x of n into h1 of n plus x of n into h2 of n is equal to y of n. ओके तो वही का वही इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हो ना, x of t is equal to h1 of t plus x3 into h of x2 of t. ओके अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ टाउ एंड टी माइनस टाउ के फॉर्म में, जो अभी तक हमने वहीं का वहीं रिपीट किया है, कोई डिफरेंस नहीं है. ओके ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन h1 ऑफ टी एंड h2 ऑफ टी के लिए लिख दिया हमने. ठीक है, अब दोनों जो भी है ओके उसके अंदर से क्या कॉमन है, एक्स टाउ कॉमन है, इंटीग्रेशन कॉमन है, तो मैंने ये वाला टर्म ले लिया. अब क्या है कि h1 t माइनस टाउ प्लस h2 t माइनस टाउ डी टाउ आप लिख सकते हो. ओके अब ये फॉर्म के अंदर से आप क्या लिख सकते हो, ये फॉर्म में लिख सकते हो. ओके माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी एक्स ऑफ टाउ इंटू एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ आप लिख सकते हो, और ये फॉर्म के अंदर से आप ये फॉर्म लिख सकते हो. ओके ये डायरेक्टली फॉर्म कैसे है, ऐसा भाई कोई है नहीं. ओके ये पूरा का पूरा जो भी प्रॉपर्टी है ना, ओके वो ये वाले प्रॉपर्टी सॉरी ये वाला जो भी टर्म्स आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं ना, ओके तो उसके लिए ये थियरी आप एक बार देख लेना. ये ऑलरेडी डिटेल में इसका वीडियो अपलोडेड है. ठीक है, तो यहाँ से आपको जो भी स्टेप्स आपको मिलेंगे, ठीक है वहीं का वहीं स्टेप यहाँ पे लिए गए हैं. तो इसके ये फॉर्म के ऊपर से ये फॉर्म आप कैसे लिख सकते हो, ओके वो इनडायरेक्टली उस थियरी के अंदर कनेक्टेड है इनडायरेक्टली. तो हमारा पैरेलल कनेक्शन के अंदर हमारा x ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी हमको मिल गया y ऑफ टी का. ओके अब x ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, h1 ऑफ टी प्लस h2 ऑफ टी इज इक्वल टू y ऑफ टी. यानी पैरेलल कनेक्शन का जो भी एक फिगर था उसके अंदर से हमने ये वाला फिगर ड्रॉ कर दिया. क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन कुछ इस टाइप के मिल रहे हैं, इसीलिए here h of t is equal to what, h1 of t plus h2 of t. तो हमको पता है, ठीक है h of t इनडायरेक्टली क्या है, h1 of t plus h2 of t ही है ना. ओके तो इनडायरेक्टली जो भी पैरेलल कनेक्शन है वो इनडायरेक्टली क्या है, एडिशन है. ओके this proves the distributive property which can be stated as x of t into h1 of t plus x of t into h2 of t is equal to x of t into h1 of t plus h2 of t. ओके ये इनडायरेक्टली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है. और अगर आप डिस्क्रीट टाइम के लिए क्या करना चाहते हो, थियरी को प्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए ये वाला फिगर है, उसके लिए ये वाला इक्वेशन होगा. ओके और ये वाला फाइनल इक्वेशन है. ओके ये मैं सारी चीजें नहीं कर रहा, ओके आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा. उसका रीजन है कि आप इजीली डिस्क्रीट टाइम के लिए ये वाला प्रॉपर्टी सॉल्व कर सकते हो. ओके तो आपको एक बार अगर ये थियरी पूरा रिवाइज करते हो तो उसके साथ साथ आपको डिस्क्रीट टाइम के लिए क्या ये तीन प्रॉपर्टी है, ओके वो आपको खुद से एक बार लिखनी पड़ेगी. ओके यू हैव टू डू इन योर होमवर्क. ओके जो भी आपका डिस्क्रीट टाइम के लिए ये तीन प्रॉपर्टीज हैं उसको आपको डिराइव करना पड़ेगा. ठीक है, आई होप कि ये वाला ये जो भी तीन प्रॉपर्टीज हैं आपको इजीली पता चल गई होगी. ओके अगर कुछ डाउट है ओके तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो. ओके वो जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर वो डाउट मैं सॉल्व करवा दूंगा. ओके जो भी कमेंट होंगे वो आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा. ठीक है, थैंक यू सो मच.